नहीं हो जाएगा उसमें सपोर्ट है तो ये बांधे ना वो भी सपोर्ट लगा है। हो गया 2024 और 25 में लगातार जो है माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है और इसी नुकसान की कड़ी में एक बार फिर से उनका जो है सेंट्रल कमेटी का एक माओवादी मारा गया गरियाबंद के इलाके में और आज उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकला हूँ। तो अभी मैं राजा डेरा गांव में हूँ और इस गांव से अब इस पहाड़ी को चढ़ना है हमको। धूप बहुत तेज़ है आज और ख़ास बात यह है कि कोई भी हमारे साथ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको रास्ता दिखाए। राजा डेरा के गांव वालों से हमने बातचीत की तो कोई भी तैयार नहीं हुआ साथ चलने के लिए। तो अब इस रास्ते से हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और क्या कुछ मिल पाता है। सारी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ी सी पहाड़ी चढ़े हैं और धूप जो है उस सर पे आ गई है और सर पे धूप के साथ आपको पसीना भी नज़र आ रहा होगा। गुंडेकोट की जो ग्राउंड रिपोर्ट किए थे उस समय जो है ये था मामला कि दादा कहाँ जा रहे हो? हैं? कुल्हाड़ी घाट जा रहे हो? सुनो ना, कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ। बटाल इधर आओ, सुनो सुनो। कहाँ? मताल गांव के हो? वो मुठभेड़ कहाँ पे हुआ? नहीं जानने वाला। तो गांव आपका मताल ही है? तो गोली का आवाज सुनी उधर? नहीं, गोली का आवाज भी नहीं आया? है? तो कल मुठभेड़ हुआ परसों, मालूम है? नहीं तो मारे गोली बोल के नक्सली लोग को। कौन जाने हैं? नहीं सुने? हाँ ठीक है। हाँ। कितना दूर है यहाँ से मताल? लगभग 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर। हाँ लगभग। उसके बाद फिर और आगे जाना है ना, जहाँ पे घटना हुआ है ना? हाँ। उधर गए थे देखने? नहीं गए। ठीक। तो ये मताल गांव के ग्रामीण हैं और यहाँ से गुंडेकोट पर जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे तब बारिश हो रही थी और अभी धूप है बहुत तेज़। हालांकि जिस तरह से बादल आ रहे हैं लगता है कि आज फिर न बारिश हो जाए, लेकिन पहाड़ी बहुत खड़ी है तो आज भी हालत ख़राब होना है। देखते हैं क्या स्थिति होती, क्या मिलती है तस्वीरों में। लगभग 3-4 घंटे से पैदल चल रहे हैं। हालांकि समय की बहुत परफेक्ट जानकारी नहीं है। लगभग 10-11 बजे राजा डेरा से हम पैदल निकले और हालत ख़राब हो गया पहुंचते चलते। अब उस पिन पॉइंट पे लगभग हम पहुंच चुके हैं जहां पर मुठभेड़ हुई होगी, क्योंकि अभी वहां एक घर है। मटाल गांव से और पहाड़ी चढ़ने के बाद एकमात्र घर हमें यहाँ पे मिला। उस घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ तक लाके हमको ये पगडंडी दिखाई और बताई कि इसी इलाके से, इसी पगडंडियों से मारे गए माओवादियों के शव को लेकर सारे जवान आए थे। और उसने बताया कि ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के ठीक नीचे में मुठभेड़ हुई है और उसी पॉइंट पर अब हम जा रहे हैं। तो जाते जाते मुझे यहाँ पर कुछ निशान दिखे जो लगता है कि हाँ, इस इलाके से काफ़ी चहलकदमी तो हुई है। ये खेत हैं, आप देखें, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत सारे लोग पैदल चले और इसलिए वहाँ की घास दब गई है और दबने के बाद ये जो रास्ता एक अलग तरीके से बन गया। बादशाह भाई इधर आ जाइए आप। तो ये जो एक रास्ता बन गया है, ये समझ में आ रहा है। तो गाँव वाले ने भी बताया कि इसी रास्ते से जवानों ने मारे गए माओवादियों के शव को लेकर मटाल गांव तक गए और वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से फिर सभी माओवादियों के शव को ले जाया गया गरियाबंद के मुख्यालय। और बहुत शानदार जंगल है ये और बताते हैं कि ये पहाड़ी बिल्कुल उड़ीसा से लगी हुई है और इसलिए इसमें जो स्टेट कमेटी के जो सदस्य 2 मारे गए वो उड़ीसा में कमान संभालते थे। कल नक्सल एडीजी नेता सिन्हा भी बता रहे थे कि बालकृष्ण को जो है इस इलाके में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई और लंबे समय से वो अलग अलग इलाके में मूव करता रहता था।
तो देखिए जूतों के निशान जो बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग पैदल गए। पैदल चलते चलते हालत खराब हो गई। एक बार एक जवान, हमारे साथी जवान है कोई, वो कमेंट कर रहे थे कि आप तो खाली हाथ चलते हो, जवानों के बारे में सोचो उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो आज विश्वास करें, आज सुबह से मैं भी ये बैग लगातार अपने पिट्ठू की तरह लटका के रखा हूँ। इसमें 5 बोतल पानी, मेरा पावर बैंक जो कि 50,000 mAh का है, तो भी काफ़ी हैवी है, और भी सामान है, रेनकोट भी रख लिया हूँ। तो ये ठीक ठाक वजन है, इसको लेके मैं भी आज पैदल चल रहा हूँ। वो फील करने के लिए कि जवान और कितनी मेहनत करते होंगे जब वो अपने पिट्ठू ला के चलते हैं। और दूसरी बात मेरे जहन में ये आ रही थी कि ये इस युद्ध का अंत कब होगा, क्या परिणाम आएगा, और अगर आखिरी में अमित शाह के कहे अनुसार मारे गए सभी जो भी माओवादी, उन्हें मार के 31 मार्च को ख़त्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद, तो इतने लोग जो मारे जा रहे हैं सरकार से बात क्यों नहीं कर लेते समय रहते। अब घटनास्थल पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे की तस्वीर। तो हर बार जो है ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, और बारिश में स्थिति और ख़राब हो जाती है इलाकों की। आप ऊंचाई का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं, चल रहे हैं लगातार, पॉइंट पे पहुंच ही गए हैं लगभग। हालत आजकल हर असर में ये हो रहा है कि माओवादी, उनके आधार इलाके बहुत कम बचे। अब कम बचने की वजह से माओवादी उस कोर इलाके में रहते हैं जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। गरियाबंद के भी जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है ना, ये इलाका भी पहुँचने में आसान नहीं है। आप मेरे चेहरे की स्थिति देख के समझ रहे होंगे कि क्या हालत हो गई होगी मेरी पैदल चलते चलते। यह स्थिति गुंडेकोट में हुई थी, उस वक्त बारिश हो रही थी, आज उमस है, और मैं लगातार राजा डेरा से मताल से फिर आगे एक और बड़ी पहाड़ी, इसको चढ़ रहा हूँ। आप पहाड़ी का अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से देखिए तो पठार कितना खूबसूरत है। और ये जो पठार आपको दिख रहा है ना, इस पठार के भी नीचे जाएंगे तो राजा डेरा है। तो पहले तो राजा डेरा से हम उस पहाड़ी को देख रहे थे, तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी कि उसको चढ़ना है। दिख रहा है ना भाईजान, दिख रहा है? दिखा दिया। और उस जब पहाड़ी को चढ़ के पठार पे आए तो ठीक वैसी ही पहाड़ी हमको इधर दिखी। फिर ये बताए कि अब इसको चढ़ना है। दोनों लोगों की जो हिम्मत है ना, उसको दाद देनी होगी। अब गलत सही तो अलग फैसला है, लेकिन माओवादी भी बताओ, जो बालकृष्ण, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, और उसके बावजूद इन पहाड़ियों में चलना, उसकी भी हिम्मत को दाद दे रहा हूँ। और जवानों की हिम्मत को तो दाद दे ही रहा हूँ कि वो, क्योंकि उनको, अच्छा जवानों के साथ एक दिक्कत ये है कि उनको एकदम पिन पॉइंट पे पहुँचना, परफेक्ट टाइम पे पहुँचना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो माओवादी कहीं और मूव कर जाएंगे और ऑपरेशन फेल हो जाएगा। कैसे आए होंगे जवान भी यहाँ तक, उनकी भी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल है। लेकिन सब लोग, अच्छा एक बीमारी हो गया है कि बड़ी मुठभेड़ हुई तो ग्राउंड रिपोर्ट करनी, चाहे आत्मा परमात्मा से मिल जाए, फिर भी बहुत स्थिति ख़राब हो गई है वाकई में। हर बार सोचता हूँ आगे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करूँगा, फिर लेकिन दर्शकों की मांग होती है, लगता है यार करना चाहिए। नशा हो गया इसका ग्राउंड रिपोर्ट का। आके देखना, पहुँच ही गए लगभग। तो गरियाबंद का वो जो मुठभेड़ जिस पर आप हर किसी को इस बात का इंतज़ार है कि कब हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे,
तो बहुत मुश्किल से ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए इस पहाड़ी पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ इस इलाके के गांव के नाम मैं लगातार भूलता जाता हूँ, तो अलग अलग नाम है। बस्तर से थोड़े से अलग नाम है इस इलाके के। भालू डिग्गी का इलाका है। मैं उस स्पॉट पे पहुँचा हूँ जिस स्पॉट पे संभवतः मारे गए माओवादियों को जब उनकी डेड बॉडी इकट्ठी की गई तो इसी जगह पर लाकर जवानों के द्वारा रखी गई। एक तस्वीर मुझे जवानों के माध्यम से मिली जिसमें आप देख रहे हैं, हालांकि मैं इस तस्वीर को ब्लर कर दे रहा हूं, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसी बड़े चट्टान में मारे गए माओवादियों के शव को लाकर एकत्रित किया गया। और एकत्रित करने के बाद फिर इस बड़ी पहाड़ी से जवान बहुत मुश्किलों के साथ उन मारे गए माओवादियों को लेकर नीचे जो गांव है वहां लेके गए और वहां से फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन सभी मारे गए माओवादियों को लेकर मुख्यालय ले जाया गया। यहाँ अगर आप देखें तो ये खून के निशान है। जो मारे गए माओवादी जब उनकी डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई तो उसमें से इतना खून बह रहा था। बादशाह भाई बहुत अच्छा, नहीं थोड़ा दूर से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना क्लोज नहीं दिखाना है, खून ही है, मैं बता रहा हूँ तो दर्शक मान लेंगे। तो यहाँ पे खून एकत्रित है। साथ ही साथ जवान जब आते हैं तो अपने साथ 1 दिन 2 दिन का राशन लेकर चलते हैं। ये भी देखिए कि जवान जो है किस तरह से खाना लेकर आते हैं और कई बार इतनी मेहनत के बाद भी उनमें समय की इतनी कमी हो जाती है कि अपने साथ लाया हुआ भोजन भी वो कर नहीं पाते। या ये भी होता होगा कि इतनी सारी डेड बॉडी देखकर, खून देखकर कई बार उनके खाने की इच्छा भी मर जाती होगी और अलग अलग परिस्थितियाँ। एक जवान डिहाइड्रेट भी हुआ था और संभवतः ये उसी के जवान का मोजा है। हमारे एक साथी ने इसे उस जंगल की तरफ से ढूंढ के निकाला है। उसको लगा कि इसे भी मैं आपको दिखा दूं। पुलिस लिखा हुआ है जो इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर ये जवान का ही मोजा है। हमारे साथ एक भाई हैं जो स्थानीय पत्रकार हैं दादा। इसी इलाके में चलपति को भी मारा गया था और चलपति को जब मारा गया था तो मैं पूछा कि और कौन है, तब आप आए थे। क्या नाम है आपका? जोगेश्वर नायक, उड़ीसा के। उड़ीसा के पत्रकार हैं आप भी? यूट्यूबर हूँ। अरे पत्रकार ही होता है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर होना मतलब यूट्यूबर नहीं, यूट्यूब हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम खाली पत्रकार हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाते। तो आदित्य भाई यहाँ से है, तो हम पत्रकार हैं। तो आप आए थे जब चलपति को मारे थे? तो किस इलाके में हुआ था? वो भालू दिघी जंगल है। हाँ, कितना दूर है यहाँ से? वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर यहाँ से? वहाँ से, वहाँ नहीं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था। वो भी ऐसा ही इलाका है? हाँ, ऐसा ही इलाका है। किस साइड होगा? इस साइड किस साइड? साइड में है। अच्छा, साइड में भालू डिग्गी। ऐसे ही वो भी पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे पहाड़ियाँ हैं। तब वहाँ पे भी चलपति को मारा गया था। उस समय कैसा था स्थिति, आप देखे थे? साइड में मैं आ नहीं पाया था। उड़ीसा पुलिस, DRG और बटालियन वहाँ मौजूद थे और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मौजूद थे और घेराबंदी करके चलपति को मारा था वहाँ। इसमें तो उड़ीसा पुलिस नहीं थी ना? नहीं थी, छत्तीसगढ़ पुलिस थी इसमें। उड़ीसा यहाँ से कितना दूर है? सामने है, 3 किलोमीटर है। क्योंकि पड़ेगा साइड में, मतलब साइड में। अच्छा, 3 किलोमीटर पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए अच्छा समझ के माओवादी वहाँ से रहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सामने मुठभेड़ जो होता है, छत्तीसगढ़ पुलिस मुठभेड़ में जारी रखता है तो उड़ीसा चल जाते हैं। हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। यही परिस्थिति वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की तरफ भी उनको फ़ायदा मिलता है। जो भी बॉर्डर का इलाका है माओवादियों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है कि वो बहुत आसानी से सीमा पार करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं। और यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों में, और सीमावर्ती इलाके होते भी उनके लिए काफ़ी अनुकूल हैं, तो वो काफ़ी आसानी से उस इलाके में सर्वाइव कर लेते हैं। और ऐसे इलाके अधिकतर पिछड़े भी होते हैं। मैं देख रहा था अभी, अब नीचे वाला क्या गाँव था? माठुल, मतलब मटाल है। मटाल जो गाँव है वो गाँव भी मेरे को बिल्कुल अबूझमाड़ वाली फीलिंग दे रहा था। तो वो इलाका भी पिछड़ा है। जो मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि गुंडेकोट में कैसे 4 दिन तक लोग चावल के लिए पैदल चलते हैं, यहाँ भी वही स्थिति है। गरियाबंद के इलाके में भी माओवाद का दंश बहुत कम है, मतलब बटालियन का इलाका नहीं है। माओवादी बहुत कमज़ोर स्थिति में है। वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, और जो बालकृष्ण है उसके ऊपर यही जिम्मेदारी थी कि अपने माओवादी संगठन की जो जिम्मेदारी है उसे यहाँ पर किस तरह से वो इस्टेब्लिश करे। साथ ही साथ जो उड़ीसा के 2 SZC मेंबर मारे गए उन सभी पर। तो माओवाद का दंश उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो पिछड़ापन है वो अबूझमाड़ की ही तरह है। तो मतलब जो सरकार हमेशा बहाना मारती है बस्तर में कि माओवादियों की वजह से, लेकिन इस इलाके में उस तरह की स्थिति नहीं है, या उतने माओवादियों का उतना ज़्यादा आतंक इस इलाके में नहीं। उसके बावजूद सरकार इस इलाके में इस तरह से लापरवाही से काम करती है कि इस इलाके के लोग बहुत मुश्किल से अपने रोज़मर्रा के सामान की चीज़ें
जो है बाज़ार से मैनपुर से लेकर आते हैं। और तो भैया जो है तो उड़ीसा भी मार्केटिंग करने के लिए उड़ीसा भी जाते हैं, बताओ हाँ। यहाँ से दूसरे राज्य जाना दूसरे। पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मेरे को लगा कि ये बताता चलूँ, उसके बाद अगर मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है उस जगह को ढूंढ पाना, अगर मिल गया तो उस स्पॉट को भी बताऊँगा, अगर नहीं मिला तो आप इसी में संतुष्ट हो जाइएगा, क्योंकि मैंने मेहनत तो किया है आपके लिए कि स्पॉट तक पहुँच जाऊँ और कोशिश करूँ कि आपको तस्वीर दिखा पाऊँ। विकास हो गया? हाँ, अच्छा 1 मिनट। तो पूरे दिन पैदल चलने के बाद 2 से 3 बड़ी पहाड़ियों को चढ़ने के बाद और पूरा पसीने से तरबतर होने के बाद फाइनली उस स्पॉट पे पहुंचा हूं जहां बालकृष्ण को मारा गया। और ये इलाका देखिए, मैं देख रहा हूं टेरेन, मैं आपको ड्रोन से भी कुछ शॉट दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि किस तरह का टेरेन है, पहाड़ियाँ कितनी दूर दूर तक हैं, यहाँ तक आना कितना मुश्किल है। यहाँ हालांकि बहुत साक्ष्य कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन साक्ष्य नज़र आ रहे हैं। देखिए ये जो निशान है, ये गोलियों के निशान है, और जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर मुठभेड़ तो हुई है, गोलियाँ तो चली हैं। और ऊपर में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, बादशाह भाई आप थोड़ा सा दिखाएं जूम करके, तो ऊपर में भी गोलियों के निशान है। इसके साथ ही साथ उस इलाके में भी कुछ और साक्ष्य हैं, वो भी देखते हैं। आधा किधर से चलना, इधर हमारे साथ और भी कुछ साथी लोग हैं, सब ढूंढ रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी बादशाह भाई दिखाइए, ये भी गोलियों के निशान हैं जो यहाँ पेड़ों पे लगे हुए हैं। ये बता तो रहे हैं कि गोलियाँ यहाँ पर चली और बहुत समय लगा। वहाँ कुछ मिला है क्या? इस साइड कहाँ पे? ये पेड़ों में भी आप गोलियों के निशान है जो बताते हैं कि यहाँ पे लगातार गोलियाँ चली और वो काफ़ी। तो ये जो है देखिए, और भी हमारे पत्रकार साथी हैं जो लगातार इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आज हम सब पूरी टीम साथ में आए हुए थे। ये देखिए, ये एक मतलब 10 माओवादी मारे गए हैं इस इलाके को। हम लोग लगभग, मैं आपको बताऊं, गरियाबंद के स्थानीय पत्रकार साथी भी हैं और हम भी हैं, साथ में आदित्य भाई भी आए हुए हैं। तो पूरी टीम मिलके इस इलाके की जब हमने खाक छानी तो केवल 1 कारतूस मिला है और 10 माओवादी मारे गए। तो गोलियां भीषण चली हैं, निशान भी दिख रहे हैं, लेकिन खाली खोखे नहीं मिल रहे। लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ मुठभेड़ हुई है, और ये भी बात तय है कि जो मारे गए हैं वो बड़े स्तर के माओवादी हैं। और ये भी बात तय है कि बहुत मेहनत किया है जवानों ने भी यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पे और भी आपको स्पॉट में दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ पर लग रहा है कि जब माओवादियों को मारा गया तो पहले यहाँ पर लाके सभी माओवादियों के शव को इकट्ठा किया गया। इसके बाद फिर जो मैंने दूसरा वीडियो आपको जो दिखाया दूसरे स्पॉट पे, वहाँ पे भी इकट्ठा किया गया था मारे गए माओवादियों के शव को। और ये उनके बैग में लगने वाले रिबन है, सारी चीज़ें। कुल मिला के आप देखिए, चारों तरफ पहाड़ियाँ, घने जंगल और 2 राज्य का की सीमा, और इस इलाके पे पूरी मुठभेड़ हुई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जहां हम पहुंच गए हैं ना, अब हमारे साथ दिक्कत है कि वापस जाने का रास्ता किसी को भी नहीं पता है। और अभी हमको बहुत दूर, मतलब 2 बड़े बड़े पहाड़ियों को पार करके वापस जाना है। हमारे साथ एक भी आदमी नहीं है ऐसा जो हमको वापस ले जाने में सक्षम हो। हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इतना ही कुछ मैं आपको दिखा पाऊँगा। और ये ग्राउंड रिपोर्ट थी आज की, बहुत मेहनत के साथ। पसंद आए शेयर कीजिएगा, मेहनत बहुत की, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।